फ्रेंड्स, कैसे हो आप। सॉल्यूशंस का अपना क्लास 12 में सॉल्यूशन का चैप्टर अपना चल रहा था, जिसमें हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अणुसंख्यीय गुणधर्म के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आपको 4 टाइप्स लिखवाए थे। जिसमें फर्स्ट था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन था, सेकंड था क्वथनांक उन्नयन था, थर्ड था हिमांक अवनमन और फोर्थ था परासरण दाब। जिसमें हमने 3 के बारे में अणुसंख्यक गुणधर्म जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, 3 अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी हमने डेफिनेशन कल पढ़ी थी, तो उसको एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। एक मुख्य बात है, जो स्टूडेंट्स भी आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं तो जो पीछे के सॉल्यूशंस के जो वीडियो हैं उनको बार बार देखते रहें, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो सके। और एक इनको साथ साथ आप नोट भी करते रहें, जिससे आपकी प्रैक्टिस है। आपकी जैसे ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही है, तो इस क्लास में आपका जैसे भी आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, तो उस टॉपिक्स को आपको क्या करना है, साथ साथ आपको लिखना भी है, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो सके। तो आज अपनी क्लास में स्टार्ट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब। तो देखिए, प्रासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर की कल अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी। दोबारा देखिए, विलायक के अणुओं का विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन परासरण कहलाता है। विलायक के अणुओं का विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन परासरण कहलाता है। यहां पर परासरण दाब क्या होगा, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन के अणुओं पर, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन के अणुओं पर अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया दाब, परासरण दाब। तो यहां पर देखिए, साथ साथ में आप परासरण दाब की डेफिनेशन भी मैं नोट करता हूं। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन के अणुओं पर विलयन के अणुओं पर अर्ध पारगम्य झिल्ली पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। राइट है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन के अणुओं पर अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अपन परासरण दाब के जो पूरा अध्ययन करेंगे, वो अपन परासरण दाब का एक मापन का डायग्राम जो यहाँ पर बनाया हुआ है, इसके माध्यम से हम परासरण दाब की घटना के बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको परासरण की डेफिनेशन आनी चाहिए। ऑस्मोटिक क्या होता है, तो विलायक के अणुओं का विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन परासरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम में जैसे आपको दिखाई दे रहा है, एक तो देखो ये पात्र में लिखा हुआ विलायक, एक पात्र में तो यहाँ लिखा हुआ है विलायक, और एक यहाँ पर लिखा हुआ, एक पात्र में लिखा हुआ विलयन, और ये बीच में देखो ये अर्धपारगम्य जो झिल्ली वर्ड लिखा है यहाँ पर, ये अर्धपारगम्य जो झिल्ली है, ये एक पतली शीट या फिल्म होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस झिल्ली की खास बात ये होती है, इसमें से विलय के कण तो गुजर जाते हैं, लेकिन विलय के कण नहीं गुजरते, और ये बनी हुई होती है कॉपर फेरोसाइनेट की बनी होती है, कॉपर फेरोसाइनेट की। तो यहां पर जैसे डेफिनेशन लिखी है अपन ने परासरण की, विलायक के जो कण हैं
विलायक के अणुओं का इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलयन की ओर गमन होना, उस घटना को तो कहते हैं परासरण। यहां पर अगला जो लिखा है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन के अणुओं पर अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया दाब, परासरण दाब कहलाता। अब जैसे देखो विलायक है, तो विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए कण विलयन में आएंगे, तो विलयन में जैसे ही आएंगे तो इन कणों को वापस विलायक की ओर भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखो पिस्टन लगाया हुआ है, इस पिस्टन को क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, जिससे ये कण क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन लिखिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन के अणुओं पर जो दाब लगाएंगे उस दाब को क्या नाम दे देंगे, परासरण दाब। अब यहाँ पर परासरण दाब का जो मापन है उसका जो अध्ययन किया जाएगा, उसका अध्ययन दो वैज्ञानिकों ने किया था, बर्कले और हर्टले नामक वैज्ञानिक ने। तो उसके लिए एक अपना ये डायग्राम भी दिया हुआ है, तो उसमें नेक्स्ट जो आएगा, सबसे पहले एक आपको थोड़ा सा ये जानना, अर्धपारगम्य झिल्ली जो है इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं आपको, तो इसकी डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हो, नोट कर लोगे आप। इसमें मैंने आपको बताया यह एक पतली शीट या फिल्म होती है, यह एक पतली शीट या अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, यह एक पतली शीट या फिल्म होती है जिसमें विलायक के कण क्या होते हैं, गुजर जाते हैं, लेकिन विलेय के कण नहीं गुजरते हैं, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। और ये पादप या जंतु कोशिका में क्या होती है, संश्लेषित होती है। पादप कोशिका में भी प्राप्त कर सकते हैं इसको, जंतु कोशिका द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली की आपकी बात समझ में आ गई होगी। यह एक पतली शीट या फिल्म की तरह होती है जिसमें से विलायक के कण आसानी से गुजर सकते हैं और विलेय के नहीं गुजरते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। राइट है, तो ये आपका हो गया अर्धपारगम्य झिल्ली। अब अपन इसमें बात करते हैं परासरण दाब का मापन। परासरण दाब का मापन, तो परासरण दाब का मापन जो है, इस विधि का जो मापन है, इसका मापन है, इसका मापन है बर्कले व हर्टले विधि द्वारा किया जाता है। इसका मापन बर्कले व हर्टले नामक वैज्ञानिक थे, उसके द्वारा इसका क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बर्कले और हर्टले नामक वैज्ञानिक ने परासरण दाब का मापन जो है वो किस प्रकार किया, तो उसको ध्यान से देखिए। यहां पर इन्होंने क्या किया, एक पात्र में, थोड़ा ध्यान देना भी आप, ये परासरण दाब मापन का जो डायग्राम है, इसमें इन्होंने एक पात्र में तो क्या ले लिया, विलायक, एक पात्र में विलायक लेकर उसके ऊपर क्या किया, कॉपर फेरोसाइनेट से बनी अर्धपारगम्य झिल्ली को कर दिया स्थिर, और दूसरे पात्र में उन्होंने ले लिया दाब मापी युक्त, इसमें दूसरे पात्र में दाब मापी युक्त, इसमें क्या कर दिया, विलयन भर दिया। अब जैसे ही परासरण की क्रिया हुई, तो परासरण की क्रिया के कारण क्या हुआ, विलायक के कण जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होते किधर आ गए, विलयन की ओर गमन करने लग गए। अब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही विलायक के विलयन की ओर गमन करेंगे, तो यहां पर देखिए इसमें एक लगी हुई, इधर केशिका नली लगी हुई है, इस केशिका नली में जैसे ऊपर कण आएंगे विलायक से विलयन की ओर, तो इस केशिका नलिका में क्या हो जाएगा, जल ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, जल का स्तर क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। तो इस स्तर को बराबर करने के लिए क्या करें, जैसे ही जल का स्तर ऊपर होगा तो पिस्टन ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। तो इस पिस्टन पर क्या करेंगे, फिर दाब लगाएंगे। तो इस पिस्टन पर क्या करेंगे, जैसे ही दाब लगाएंगे तो विलयन के कण होते हैं वो विलायक की ओर क्या करेंगे, वापिस गमन कर जाएंगे, और गमन करेंगे तो पिस्टन द्वारा जो विलयन है, पिस्टन द्वारा यहां पर विलयन पर जो दाब लगाया जाएगा, तो दाब मापी की सहायता से क्या करेंगे, परासरण दाब का मापन कर लिया जाएगा। यह है परासरण दाब का मापन। तो कैसे किया जाएगा, दोबारा सुनने इसको अच्छे से। एक पात्र में विलायक लेंगे, उसके ऊपर कॉपर फेरोसाइनेट से बनी अर्धपारगम्य झिल्ली को क्या करेंगे, स्थिर करेंगे, और एक दूसरे पात्र में विलयन भरकर पिस्टन युक्त दाब मापी उसमें लगा दी जाती है। जैसे ही विलायक के कण, परासरण की क्रिया के कारण विलायक के कण
अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर क्या करेंगे, गमन करने लगेंगे। अब जैसे यहाँ पर पिस्टन जो लगाया आपने, तो यहाँ पर ये विलायक के कण विलयन की ओर गमन करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, केशिका नली में स्तर क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। तो इस पिस्टन पर क्या लगाया जाएगा, दाब लगाया जाएगा। जैसे पिस्टन पर दाब लगाया जाएगा, पिस्टन द्वारा लगाया गया जो दाब है वो दाब मापी की सहायता से क्या कर लिया जाएगा, माप लिया जाएगा। इस प्रकार परासन दाब का क्या हो जाएगा, मापन कर लिया जाएगा। तो ये है परासन दाब के मापन की जो पूरी कंसेप्ट जो है, तो ये आपकी समझ में आया होगा। तो एक बार दोबारा ध्यान से सुने इसको। परासन दाब का जो टॉपिक है, पहले तो आपको परासन की डेफिनेशन आनी चाहिए। विलायक के अणुओं का विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन परासरण कहलाता है। सेकंड इसमें लिखा है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन के अणुओं पर अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब का मापन कौन सी विधि से किया जाएगा, बर्कले और हर्टले की विधि के द्वारा। फिर अपन परासरण दाब के मापन के लिए क्या है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में मैंने आपको थ्योरीज की बता भी दी है। एक पात्र में क्या ले लेंगे, विलायक ले लेंगे। एक पात्र में विलायक लेकर उसके ऊपर कॉपर फेरोसाइनेट के अर्धपारगम्य झिल्ली को स्थिर करेंगे। फिर दूसरा जो पात्र है, एक दूसरा पात्र जिसमें पिस्टन युक्त है, एक दूसरा पात्र जिसमें पिस्टन युक्त दाब मापी लेते उसमें विलयन भर देते हैं। फिर परासरण की क्रिया, जब विलायक के कण अर्धपारगम्य, जब विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर गमन करेंगे, तो जैसे गमन करेंगे तो केशिका नलिका जो उसमें विलयन का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस बढ़े हुए तल को पिस्टन की सहायता से क्या करेंगे, पुनः स्थिति में लाएंगे और पिस्टन द्वारा लगाया गया दाब मापी द्वारा माप लिया जाता है। तो ये अपना है परासरण दाब का मापन। तो थ्योरी आपकी समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो इसको मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसको साथ साथ आप थोड़ा नोट करोगे, नोट नहीं करोगे तब तक आपकी दिक्कत रहेगी। तो यहाँ पर अपना ये जो परासरण दाब का जो मापन है उसकी थ्योरी पर दोबारा आराम से ध्यान से सुने आप, और उसको आप नोट भी करेंगे। इसका मापन, परासरण दाब का मापन किस प्रकार है सुनना। इसका मापन बर्कले व हर्टले विधि द्वारा किया जाता है। कैसे करेंगे, एक पात्र में विलायक लेकर उसके ऊपर कॉपर फेरोसाइनेट की, ध्यान देना भी आप, स्टार्टिंग किया, एक पात्र में विलायक लेकर उसके ऊपर कॉपर फेरोसाइनेट के अर्धपारगम्य झिल्ली को स्थिर कर देते हैं। इसके ऊपर पिस्टन युक्त दाब मापी युक्त दूसरा पात्र लेते हैं। इसके ऊपर पिस्टन और दाब मापी युक्त दूसरा पात्र लेते हैं जिसमें विलयन भर देते हैं। जब विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर गमन करते हैं, ध्यान देना भी आप, जब विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर गमन करते हैं तो विलयन के कण का जो है केशिका नलिका में स्तर बढ़ जाता है। इस स्तर को पूर्व अवस्था में लाने पर पिस्टन पर क्या लगाया जाता है, दाब, और पिस्टन द्वारा लगाया गया दाब मापी द्वारा माप लिया जाता है, जिससे परासरण दाब का क्या हो जाता है, मापन हो जाता है। राइट है। अर्धपारगम्य झिल्ली की मैंने आपको अलग से बात बता दी, डेफिनेशन क्या होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली में क्या है, यह एक पतली सीट या फिल्म की तरह होती है जिसमें विलायक के कण आसानी से गुजर जाते हैं और विलय के कण नहीं गुजरते हैं। तो ये हो जाएगी अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। राइट है। तो ये है परासरण दाब का एक टॉपिक, अपना अनुसंज्ञा गुणधर्म जो है चौथा। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है आपकी। डेफिनेशन आनी चाहिए परासरण की। परासरण दाब की डेफिनेशन है, मापन पूछे, डायग्राम पूछे तो मापन का जो डायग्राम है ये आपको वहां पर एग्जाम में नोट करना पड़ेगा। और इसकी आपको विधि पूछे तो मैंने आपको जो विधि भी बोल के बताई है उसको आपको वहां पर लिखना होगा। अब इसके बाद में देखो एक आएगा वर्ड प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण का मतलब क्या होता है, परासरण की विपरीत प्रक्रिया। परासरण की विपरीत प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिलोम परासरण कहलाती है। और इसमें इसका मेन कार्य क्या होता है, समुद्री जल का विल लवणीकरण करता है।
समुद्री जो जल होता है, समुद्र में जो जल होता है वो कठोर जल होता है, उस जल का विलवणीकरण करने में इसको क्या करते हैं, काम में लिया जाता है। तो प्रतिलोम पराशरण की मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं। प्रतिलोम परासरण जो है इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम परासरण जो है ये व्युत्क्रम परासरण के नियम से भी आ सकता है, रिवर्स ऑस्मोटिक, रिवर्स ऑस्मोटिक। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए आप, परासरण के विपरीत प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। परासरण के विपरीत प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसका उपयोग भी आपको आना चाहिए। इसका उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है। तो परासरण की जो विपरीत प्रक्रिया है उस विपरीत प्रक्रिया का नाम होता है प्रतिलोम परासरण। परासरण के विपरीत प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते। प्रतिलोम परासरण का एक नाम और व्युत्क्रम परासरण के नाम से विशेष जाना जाता है। उपयोग इसका क्या है, फंक्शन, इसका उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है। तो ये है प्रतिलोम परासरण का एक छोटा सा, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। प्रतिलोम परासरण क्या होता है, इसका उपयोग लिखिए। तो ये है प्रतिलोम परासरण। अब इसमें आपके आगे आएगा विलेय का अणुभार और परासरण दाब जो है उनमें संबंध क्या होता है। तो नेक्स्ट देखिए आप, तो ये विलेय का अणुभार और परासरण दाब में संबंध आएगा। नेक्स्ट टॉपिक, विलेय का अणुभार व परासरण दाब में संबंध। विलेय का अणुभार और परासरण दाब में संबंध। तो देखिए परासरण दाब जो होता है और विलेय का अणुभार होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां पर अणुभार है, अणुभार को हमने लिखा था m से। विलेय की बात करें, विलेय को क्या माना था, b माना था, राइट है। परासरण दाब जो है इसको लिखा जाता है पाई से। परासरण दाब को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर अपन परासरण दाब और इसके अंदर जो संबंध पढ़ेंगे, एमबी और पाई के मध्य जो संबंध है, तो परासरण दाब की मुख्य बात ये होती है, परासरण दाब जो दिए गए ताप, एक तो ताप है और यहाँ इसकी जो सांद्रता है, उन दोनों के क्या होता है, ये समानुपाती होता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये डेरिवेशन बताता हूं। परासरण दाब दिए गए ताप व सांद्रता के समानुपाती होता है। परासरण दाब जो है वो दिया गया आपका जो टेम्परेचर है और साथ में है सांद्रता, उन दोनों के समानुपात। तो इसका संबंध क्या होगा, परासरण दाब किसे लिखते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। समानुपात के लिए क्या आ जाएगा, C और T आ जाएगा। प्रोपोर्शनल है, समानुपात का हटाओ तो एक नियतांक आएगा, उसको करेंगे R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर पाई इज इक्वल क्या लिख सकते हो, CRT भी लिख सकते हो, जहां R जो है ये होता है गैस नियतांक। R क्या होता है, गैस नियतांक होता है। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पर जो ये C है, ये C क्या होता है, सांद्रता होती है। और सांद्रता जो है
सांद्रता के बारे में हमने पढ़ा था, सांद्रता होता है C बराबर N/V होता है, यानी मोल अपॉन आयतन। तो यहां पर देखिए C जो है, तो C आपने पढ़ा है, C इज इक्वल होता है N/V होता है। तो यहाँ N/V होता है, तो इसको यदि हम आगे लिखें तो पाई इज इक्वल क्या लिख सकते हो, N/V RT। यहां पर मोल है, तो मोल का सूत्र क्या होता है, मोल का हमने पढ़ा था द्रव्यमान अपॉन अणुभार। तो यहां लिख सकते हो आप पाई इज इक्वल WB अपॉन MB इंटू ये क्या है RT, और इंटू में ये क्या आएगा V आएगा। तो एक संबंध तो अपना ये हो गया, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो। हमें क्या पूछा है, विलेय का अणुभार। तो विलेय का अणुभार है, तो यहां से लिख सकते हो आप MB इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा MB इज इक्वल, ये पाई यहां आ जाएगा WB इंटू RT अपॉन पाई इंटू V। तो ये विलेय का अणुभार ज्ञात करने का क्या हो जाएगा संबंध। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर जो दिया गया है, जहां MB क्या है, MB है विलेय का अणुभार, WB क्या है, विलेय का द्रव्यमान, R आया है गैस नीतांक। वैसे इसकी वैल्यू आपने पढ़ी है 0.0821, ये भी पढ़ी है, और आपने पढ़ा था वायुमंडल में पढ़ा था ये वैल्यू, एक आपने पढ़ी इसकी 8.314। तो आपका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें यदि आता है उसमें आपको वैल्यू इसकी दी हुई भी आ सकती है और नहीं दी हुई भी आ सकती है। तो यहाँ पर है, इसके बाद में एक आएगा आपके यहाँ पर है T होता है ताप, और V होता है आयतन, और पाई होता है परासरण दाब, पाई है परासरण दाब। तो यहाँ पर विलेय का अणुभार पूछे तो आपको वहां पर ये फॉर्मूला भी आपको तैयार होना चाहिए। तो हर अणुसंघीय गुणधर्म जो है उसमें सभी में अपन ने क्या पढ़ा है, विलेय का अणुभार ज्ञात करने का फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले संबंध कैसे, परासरण दाब जो है ताप व सांद्रता के होता है समानुपात में होता है। तो यहाँ पर परासरण दाब को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोपोर्शनल C और T। यहाँ प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा, एक स्थिरांक R जिसे बोलते हैं गैस नीतांक। तो पाई इज इक्वल क्या हो गया CRT। ये फॉर्मूला भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इस पर भी एक न्यूमेरिकल दिया है, उसको सोल्व करेंगे हम आगे की क्लास में। पाई इज इक्वल CRT। यहाँ पर C क्या होता है, सांद्रता, N/V होता है। तो यहाँ C के स्थान पर अपने वैल्यू लिखी N/V RT। ये इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हो यहाँ पर आप, इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पर RT, यहाँ पर N क्या होता है, W/M पढ़ा था, द्रव्यमान अपॉन अणुभार। तो पाई इज इक्वल WB इंटू RT अपॉन MB गुणा V है। तो यहाँ पर MB इज इक्वल WB इंटू RT अपॉन पाई इंटू V है यहाँ पर, राइट है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर आ जाएगा 3। इन सब का आपको इनका अर्थ जरूर पता होना, यदि आपको अर्थ पता है तो आपको वहां वैल्यू रखनी है और उससे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार ये संबंध हो गया विलेय का अणुभार और परासरण दाब में संबंध। तो आपने जो सबसे पहले पढ़ा है परासरण की आपको डेफिनेशन है, परासरण दाब की परिभाषा क्या होती है, प्रतिलोम परासरण क्या होता है, परासरण दाब का मापन क्या होता है। इसके बाद में एक अपना जो टॉपिक आएगा, परासरण दाब के आधार पर आएंगे विलयन के प्रकार। परासरण दाब के आधार पर हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार क्या होते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है परासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। परासरण दाब के आधार पर जो विलयन है, तो विलयन जो 3 प्रकार के होते हैं। परासरण दाब के आधार पर विलयन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। परासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। परासरण दाब के आधार पर विलयन वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है
समपराश्री विलयन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, इंग्लिश वर्ड है इसका आइसोटोनिक वर्ड आता है इसके लिए। एक आपके आएगा इसमें अति पराश्री विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक आएगा अल्प पराश्री विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आएगा। तो यहां पर देखिए पराश्रण दाब के आधार पर विलयन के जो प्रकार है वो कितने प्रकार हैं? यह विलयन 3 प्रकार का होता है, राइट। संपराश्री विलयन, अब जैसे देखिए पराश्रण दाब संपराश्री कब होगा? मान लीजिए एक पात्र में विलयन है और एक पात्र में विलयन है। यहां पर विलयन है 5 पाई और यहां पर भी विलयन है, दूसरे पात्र में भी 5 पाई। दो विलयन, दो अलग अलग पराश्रण दाब वाले विलयन का यदि पराश्रण दाब क्या है? समान है, जब दोनों विलयनों, जब भी दो भिन्न भिन्न विलयनों का पराश्रण दाब समान होता है, थोड़ा ध्यान देना भाई, एक विलयन ये ले लिया, एक विलयन ये ले लिया, यहां भी 5 और यहां भी कितना है? 5। दोनों विलयनों का पराश्रण दाब यदि समान है तो वो कौन सा हो जाएगा? समपराश्री विलयन। जब दो भिन्न भिन्न विलयनों का पराश्रण दाब एक समान हो, तो इसकी डेफिनेशन देखना, जब दो भिन्न भिन्न पराश्रण दाब वाले विलयन एक समान हो तो समपराश्री विलयन कहलाता है। जब दो भिन्न भिन्न पराश्रण दाब वाले विलयन का पराश्रण दाब, जब दो भिन्न भिन्न विलयनों का, जब दो भिन्न भिन्न विलयनों का पराश्रण दाब एक समान हो तो, थोड़ा सा डेफिनेशन को दोबारा देखें आप, जब दो भिन्न भिन्न विलयनों का पराश्रण दाब एक समान हो, जैसे यहाँ पर पाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 5 है, इसकी भी 5 एटीएम है, और इसमें पाई की वैल्यू भी क्या है? वायुमंडल के रूप में होती है 5 एटीएम है। तो दोनों विलयनों का पराश्रण दाब जब समान है तब वो तो कौन सा हो जाएगा? समपराश्री। और यदि मान लीजिए एक विलयन का पराश्रण दाब 4 और एक का क्या है? 5 है, तो जिसका पराश्रण दाब कम होगा वो तो कौन सा हो जाएगा? अल्प पराश्री, और जिसका पराश्रण दाब ज्यादा होगा वो हो जाएगा अति पराश्री विलयन। तो यहां पर समपराश्री विलयन की परिभाषा तो आपकी आ गई होगी समझ में। सेकंड यदि हम बात करें, दूसरा आएगा अति पराश्री विलयन। जब दो भिन्न भिन्न विलयनों में, जब दो भिन्न भिन्न विलयनों में अधिक पराश्रण दाब वाला विलयन अति पराश्री विलयन कहलाता है। और तीसरा आ जाएगा अल्प पराश्री विलयन। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। अल्प पराश्री क्या हो जाएगी? जब दो भिन्न भिन्न विलयनों में कम पराश्रण दाब वाला विलयन, जब दो भिन्न भिन्न विलयनों में अधिक की जगह क्या जाएगा? कम, कम पराश्रण दाब वाला विलयन क्या हो जाएगा? अल्प पराश्री विलयन कहलाता। तो पराश्रण दाब के आधार पर ये जो टॉपिक है दोबारा देख लिए, पराश्रण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार, तो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले है समपराश्री, आइसोटोनिक बोलते हैं इसको। तो आइसोटोनिक है जब दो भिन्न भिन्न विलयनों का पराश्रण दाब एक समान हो, जब दो भिन्न भिन्न विलयनों का पराश्रण दाब एक समान हो। मान लीजिए एक पात्र में विलयन है, उसका भी 5 एटीएम है, पराश्रण दाब की इकाई होती है वायुमंडल होती है, और दूसरा पात्र है उसमें भी 5 एटीएम है। अभी भी मैंने बताया था आपको,
मान लीजिए दो पात्र है, इसमें 5 वायुमंडल दाब और इसमें 5 है, जब दोनों विलयनों का पराशरण दाब समान है तब उसे बोलेंगे संपरासरी विलयन। दूसरा नाम है अतिपरासरी विलयन, जब दो भिन्न भिन्न विलयनों में अधिक पराशरण दाब वाला विलयन। अब मान लीजिए एक में दो विलयन है, एक में पराशरण दाब है 5 और एक में 4, तो इसमें ज्यादा इसमें क्या है कम। अधिक पराशरण दाब वाला विलयन कौन सा हो जाएगा, अति पराशरी विलयन। और कम पराशरण दाब वाला, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है मैं देखो, जब दो भिन्न भिन्न विलयनों में अधिक पराशरण दाब वाला विलयन अति पराशरी विलयन कहलाता है। तीसरा है अल्प पराशरी विलयन, जब दो भिन्न भिन्न विलयनों में कम पराशरण दाब वाला विलयन, यहाँ अधिक की जगह क्या जाएगा कम। इसका मैंने आपको नाम बताया इंग्लिश, अति पराशरी का इंग्लिश वर्ड भी ध्यान होना चाहिए हाइपरटोनिक, इसका नाम है हाइपरटोनिक है, थोड़ा सा ध्यान देना। इसका वर्ड है इंग्लिश वर्ड यहां लिख देता हूं हाइपरटोनिक। और अल्प पराशरी का भी बता देता हूं आपको, अल्प पराशरी का होता है हाइपोटोनिक। तो ये पराशरण दाब के आधार पर क्या है, विलयन के प्रकार, 3 प्रकार पढ़े हमने, संपराशरी, अति पराशरी और अल्प पराशरी विलयन। तो आज अपना जो पराशरण दाब का जो टॉपिक है काफी बड़ा टॉपिक है ये भी। पराशरण में सबसे पहले पराशरण की परिभाषा पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी अपने पराशरण की परिभाषा, विलायक के अणुओं का विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन होना पराशरण कहलाता है। पराशरण दाब की परिभाषा क्या थी, पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन के अणुओं पर अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया दाब पराशरण दाब कहलाता है। पराशरण दाब का मापन कौन सी विधि से किया था, बर्कले और हर्टले की विधि। इसका डायग्राम देखो भी बनाया हुआ है, क्योंकि एक बार मैं आपको और रिपीट कर दूंगा। तो उसमें आपने पढ़ा था बर्कले और हर्टले की विधि के द्वारा। एक आपको बताई थी अर्धपारगम्य झिल्ली की परिभाषा क्या थी, यह एक पतली शीट, ये लिख लेना भैया अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में, यह एक पतली शीट या फिल्म की तरह होती है जिसमें से विलय के कण गुजरते हैं, विलय के नहीं। अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। किसकी बनी होती है ये भी ध्यान रखना चाहिए, कॉपर फेरो साइनेट की बनी हुई है। पराशरण दाब के मापन की जो विधि है बर्कले और हर्टले की विधि, इसकी भी आपको थ्योरी आनी चाहिए, ये भी नोट करनी है। इसमें बताया था एक पात्र में विलायक लेकर इसके ऊपर, दोबारा सुन लेना भैया, एक पात्र में विलायक लेकर इसके ऊपर कॉपर फेरोसाइनेट की अर्धपारगम्य झिल्ली स्थिर कर देते हैं तथा इसके ऊपर पिस्टन और दाबमापी युक्त दूसरा पात्र लेते हैं जिसमें विलयन भर देते हैं। जब विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर गमन करते हैं, दोबारा सुना, ये पराशरण के कारण होगा, जब विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर गमन करते हैं तो केशिका नलिका में जल का स्तर बढ़ जाता है जिससे पिस्टन ऊपर उठ जाता। इस पिस्टन पर दाब लगाकर पूर्व स्थिति में लाया जाता है और पिस्टन द्वारा लगाया गया दाब मापी द्वारा माप लिया जाता है जिससे पराशरण दाब का मापन हो जाता है। ये पराशरण दाब की थी डायग्राम की थ्योरी। इसके बाद में हमने पढ़ा था प्रतिलोम पराशरण। तो प्रतिलोम पराशरण की डेफिनेशन दोबारा सुन ले, जिसका एक नाम और था व्युत्क्रम पराशरण। पराशरण के विपरीत प्रक्रिया, पराशरण के जो विपरीत प्रक्रिया उसको बोलेंगे प्रतिलोम पराशरण का नाम दे देंगे। और इसके बाद में हमने एक संबंध पढ़ा था विलय अणुभार और पराशरण दाब में संबंध। और उसके बाद में हमने लिखा पराशरण दाब के आधार पर 3 प्रकार के विलयन, संपरासरी का नाम है आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, दूसरा अतिपरासरी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इंग्लिश वर्ड ध्यान होने चाहिए इसमें आपको, अल्प परासरी का है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये 3 प्रकार के विलयन, तीनों की आपको डेफिनेशन भी अच्छे से आनी चाहिए। एक आपको प्रतिलोम पराशरण का उपयोग बताया, क्या था इसका उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है। तो ये अपना है पराशरण दाब का टॉपिक। तो पराशरण दाब भी अपना क्या है कंप्लीट है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म जो हमने 4 की जो बात की है, इन चारों अणुसंख्यक गुणधर्मों का आपको अच्छे से अध्ययन होना जरूरी है। और इसमें एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन हर साल जो अणुसंख्यक गुणधर्म से हर साल एक क्वेश्चन जो है आता है। तो चारों अणुसंख्यक गुणधर्मों के आपको डेरिवेशन जो है, इनमें जो भी डायग्राम्स है, इनके जो भी न्यूमेरिकल्स आपको करवाए जा रहे हैं,
न्यूमेरिकल्स आपको सारे जो अपनी बुक्स में जो दिए हुए वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवाए जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स जो है वो भी आपको अच्छे तैयार करने के, न्यूमेरिकल से अधिकतर जो है वो 2 मार्क्स का आता है, कंप्लीट चैप्टर ही 3 मार्क्स का है। तो न्यूमेरिकल जो 2 नंबर का भी आ सकता है, कई बार 1 नंबर का भी इसमें आ सकता है। तो ये पराशरद आपका टॉपिक अपना है कंप्लीट। आगे अपने जो नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे इसमें अणुसंघीय गुणधर्म के कुछ गुणधर्म है, और फिर हम पढ़ेंगे असामान्य मोटर द्रव्यमान के बारे में। और जो कैंडिडेट भी जो आज क्लास ले रहे हैं तो पहले के जो वीडियो हैं उनको आप जरूर देखें, अणुसंघीय गुणधर्म के हैं, उससे पहले सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशन के टाइप्स क्या हैं, विलियन के टाइप बढ़े, राउल्ट का नियम बढ़ा है आपने, वाष्पशील पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम है, वाष्पशील पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम है, आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनके जो टोटल जो वीडियो हैं उनको भी आप बारी बारी से बार बार देखते जाए और उनको साथ साथ में नोट भी करें आप, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो वो अच्छी होगी। और मुख्य बात थोड़ी सी ये ध्यान है कि आप यदि आप लिखोगे नहीं तो आपकी प्रिपरेशन जो अच्छी नहीं होगी। तो आप लिखोगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा। थैंक यू।